वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th मैथमेटिक्स के सेमेस्टर 2 एग्जाम में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फार्मूलों को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे जो आपका मैथ्स का पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में हमें क्या करना है कि हमें इसमें दिया जाता है कि हमें एक इसमें पॉइंट दिया होगा, हमें उस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बनाना होगा किसी लाइन के रेस्पेक्ट में, या फिर कह सकते हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंड वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, या फिर हमें एक कोई गिवन लाइन होगा उसके रेस्पेक्ट में हमें किसी भी लाइन का किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपली इतना ही होता है कि अगर हमें कोई एक लाइन दिया जाए और कहा जाए कि कोई पॉइंट है इस लाइन से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तो हमें बताना होगा कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो रिफ्लेक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये पॉइंट जितना लाइन से दूर होगा उतना ही इस साइड में इसका इमेज बनेगा। ठीक है, ये डिस्टेंस जो आपका है P एंड P डैश, ये जो लाइन है इसका मिड पॉइंट होगा। P एंड P डैश का लाइन क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो हमें इसमें बस इतना ही याद रखना है कि हमसे क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, पहला तरीका जो है, पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि हमें किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकालना होगा इन द एक्स एक्सिस। तो किसी पॉइंट का अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है, मान लेते हैं x, y, हमें एक पॉइंट गिवन है और हमें इसका रिफ्लेक्शन निकालना है इन द x एक्सिस, तो हमें करना क्या है, जो इसका y जो सेकंड पॉइंट है यानी कि जो इसका ऑर्डिनेट है उसका साइन हमें चेंज कर देना है। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव दिया हो तो हम उसको पॉजिटिव कर देंगे और पॉजिटिव दिया है तो उसको हम नेगेटिव कर देंगे। कब? जब आपसे बोला जाएगा रिफ्लेक्शन इन द x एक्सिस, तो P डैश क्या हो जाएगा x, -y, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया है। अगर ये नेगेटिव हुआ रहता तो यहाँ पे क्या होता? पॉजिटिव होता। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए हमें दिया जाए कि हमें पॉइंट 2, -3 का रिफ्लेक्शन निकालना है इन द एक्स एक्सिस। क्या निकालना है? तो इसका रिफ्लेक्शन फाइंड करना है इन द एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली 2, +3। बस हमें करना क्या है, तो सेकेंड वाले का साइन चेंज कर लेना है। ठीक है, इसी तरह हमसे पूछा जाएगा रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें पॉइंट दे रखा है P, x, y, तो इसका रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस होगा। इसमें x कोऑर्डिनेट का हम साइन चेंज कर लेंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, -x, y। ठीक है, और अगर हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, माने हमें एक पॉइंट गिवन है 3, -4 और इसका हम रिफ्लेक्शन कराएं इन द y एक्सिस में, तो क्या हो जाएगा -3, -4। ठीक है, और आपसे पूछा सकता है किसी सेम पॉइंट का रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है x, y और इसका हम रिफ्लेक्शन कराएं इन द ओरिजिन, तो इसमें हम दोनों ही एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों का साइन चेंज कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? तो -x, -y। ठीक है, इसका जब हम रिफ्लेक्शन कराएं इन द ओरिजिन में तो इसका दोनों साइन चेंज हो जाएगा। तो ये x एक्सिस था, y एक्सिस था एंड ओरिजिन था। अब हमें पढ़ना है किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन किसी गिवन लाइन में। ठीक है, तो हमें लाइन कैसे गिवन होगा, तो मान लीजिए हमें दिया जाएगा कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P। हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P, x, y इन द लाइन x = a। इसका मतलब क्या है कि इन द लाइन x = a का मतलब है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। हमें एक लाइन गिवन है जो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। क्या ये पैरेलल टू y एक्सिस है और हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन बताना है। तो लाइन कैसे बनेगा, मान लीजिए कि आपका ये y एक्सिस दिया है और ये x एक्सिस है। अब x = a, तो लाइन कोई यहाँ एक लाइन होगा जो पैरेलल टू y एक्सिस है, x = a। ठीक है, और हमें कोई पॉइंट गिवन है, मान लेते हैं सपोज हमें एक पॉइंट गिवन है P जो है x, y। क्या ये? तो x, y है। ठीक है, और हमें इस पॉइंट P का इस लाइन के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन बताना है। तो हम इसको ग्राफिकली कैसे कर पाएंगे, थोड़ा सा बड़ा हम लोग डायग्राम बना लें। हमें ठीक है, x = a ये लाइन है, ये पॉइंट हमें गिवन है x, y। हमें इस पॉइंट P का रिफ्लेक्शन कराना है इन द लाइन x = a। तो हम करेंगे क्या, ग्राफिकली हम काउंट कर लेंगे कि जो ये पॉइंट है P वह इस लाइन से कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, जैसे कि 1, 2 या 3, जितने डिस्टेंस पे इस साइड होगा उतने डिस्टेंस पे हम इसको इस साइड में मार्क कर देंगे P डैश, ये आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, और इसको अगर हम फार्मूले से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व होगा, इसमें क्या होगा, -x + 2a, y। ठीक है, यानी हमें किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कराना है, लाइन पैरेलल टू हमें दे रखा है y एक्सिस, तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे कराएंगे, तो जो पहला वाला है उसका हम माइनस कर देंगे, -x, जो देखा हमें a दे रखा है तो हम इसमें ऐड करेंगे +2a
एंड वाई आपका सेम रहेगा। ठीक है, तो अगर हमें दिया है कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस गिवन है तो उसका रिफ्लेक्शन हम फार्मूले से ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, अब हमें हमसे पूछा सकता है कि इन द लाइन y इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ये है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें पॉइंट गिवन है पी एक्स कॉमा वाई, हमें इसका रिफ्लेक्शन कराना है इन द लाइन y इज इक्वल टू ए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसका हम रिफ्लेक्शन कैसे करा पाएंगे? तो इसमें हमें सिंपली क्या करना है कि x को हमें सेम रखना है, जो y कोऑर्डिनेट दिया है इसको हम माइनस वाई कर लेंगे एंड प्लस 2a। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें हमें एक टर्म समझना है, इन्वेरिएंट पॉइंट एंड इन्वेरिएंट लाइन। देखिए इन्वेरिएंट पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिसका हम रिफ्लेक्शन नहीं करा पाए। सपोज हम अगर एक पॉइंट वाई एक्सिस पे बना लें और बोले कि इस पॉइंट का हमें रिफ्लेक्शन कराना है इन द वाई एक्सिस, तो इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, इसको हम बोलेंगे इन्वेरिएंट पॉइंट। और जिस लाइन के रेस्पेक्ट में या कह सकते हैं जिस लाइन पे पॉइंट बना है उसको हम बोलते हैं इन्वेरिएंट लाइन। तो बस इतना ही आपके चैप्टर रिफ्लेक्शन में टॉपिक्स हैं, इसके ज़्यादा कुछ हमें नहीं पढ़ना है, बाकी आप लोग क्वेश्चन रिवाइज करें। ठीक है, देन जो अगला चैप्टर है सेक्शन फार्मूला, इसके इंपॉर्टेंट फार्मूला को हम लोग जानेंगे। इन सभी चैप्टर्स का डिटेल वीडियो विद एक्सप्लेनेशन विद क्वेश्चन सॉल्यूशन, उन सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप हर एक चैप्टर को जाके पर्टिकुलरली डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और हर एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का, चाहे वो सेक्शन फार्मूला हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, सर्किल हो, जो भी सब आपके सेमेस्टर 2 के चैप्टर्स हैं सबका डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमें पढ़ना अब ये अपना सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला में हमें 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलों को पढ़ना है। पहला है कि हमें अगर एक लाइन दिया जाए और बताया जाए कि जो लाइन है ए बी लाइन है, पॉइंट ए हमें दिया गया है x1 y1 एंड पॉइंट बी हमें दिया गया है x2 y2, और अब बताया जा रहा है कि जो पॉइंट सी है वो इस लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें बताना होगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। हमसे क्या पूछा जाएगा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो हमें पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट नोट करना होगा। तो इसको फाइंड करने का जो हमें फार्मूला पढ़ाया जाता है वो ये है कि m1 x2 m2 x1, यानी कि m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 एंड देन m1 y2। देखिए जो रेशियो के इस साइड में है उसका मल्टीप्लाई हमें दूसरे साइड वाले पॉइंट में करना है, और जो रेशियो के इस साइड में है उसका मल्टीप्लाई हमें इस साइड वाले पॉइंट में करना है। ठीक है, याद रखें, आपके उल्टा ले जाना है, कह सकते हैं। जो इस साइड में रेशियो के उसको अगले वाले साइड में मल्टीप्लाई करना है, एंड जो रेशियो के इस साइड में पॉइंट है उसको इस वाले साइड में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, अब इसी फार्मूले से हमें हमारा अगला फार्मूला बना है जिसको हम बोलेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें एक लाइन दिया जाए, सपोज हमें एक लाइन दिया गया है ए बी, इसके पॉइंट्स हैं x1 एंड y1 एंड इसके पॉइंट हैं x2 एंड y2, और पॉइंट सी हमें दिया गया है जो कि ए बी लाइन का मिड पॉइंट है। तो हमसे पूछा जाएगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तो मिड पॉइंट क्या होता है कि हम सीधा अप्लाई कर देंगे कि मिड पॉइंट हमें फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी जो कि हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरीके से हम लोग किसी भी लाइन का मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, देन इसी में अगला जो फार्मूला हमें पढ़ना है इस वाले चैप्टर में सेक्शन फार्मूला में आता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये क्या होता है कि सेंट्रॉइड ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ट्रायंगल के तीनों मीडियंस एक दूसरे को कट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो हमें सेंट्रॉइड फाइंड करने का फार्मूला इस चैप्टर में पढ़ना है, जो कि है अगर हमें एक ट्रायंगल गिवन है और उसके 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं, ट्रायंगल ए बी सी के तीनों वर्टिसेस दिए हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और हमें फाइंड करना है इनका मीडियन का पॉइंट, जहाँ पे मीडियन कट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं जी। हमें फाइंड करना है सेंट्रॉइड। क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है ये पॉइंट जी जिसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड फाइंड करने का जो फार्मूला है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन हरदम पूछे जाते हैं सेंट्रॉइड निकालने से।
तो सेंट्रॉइड जी फाइंड करने का जो फार्मूला है ये है आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये क्या है? तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने का फार्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो ये आपके सेक्शन फार्मूला में यही 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं और एक जो आपसे पूछा जा सकता है जो क्लास 9th का फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मान लीजिए हमें एक पॉइंट दिया है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया गया है x2 y2 और हमसे बोला जाए कि इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी फाइंड करने का जो फार्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि अगर हमें लेंथ ऑफ लाइन पता करना हो तभी भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग नोट कर लेंगे कि हमें जब कभी भी पैरेललोग्राम के वर्टिसेस फाइंड करने वाले क्वेश्चन दिए जाएं कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम, या फिर हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द रेशियो इन विच अ पॉइंट डिवाइड द गिवन लाइन, तो हमें रेशियो सिंपली क्या लेट करना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि फाइंड द रेशियो, तो हमें इसमें सिंपली जो रेशियो लेट करना है वो क्या लेना है k:1। ठीक है, इस तरह आपका क्वेश्चन जो सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप रेशियो k:1 लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ हमें इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेने हैं कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पर लाई करता है, एनी पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस, और कोई पॉइंट x एक्सिस पर लाई करता है तो उसका पॉइंट हम कैसे लेट करते हैं a,0, यानी कहने का मतलब जो उसका ऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है और एब्सिसा हरदम कोई एक वैल्यू होगा, a होगा या फिर कोई नंबर होगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट लाई करता है, एनी पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस, तो पॉइंट कैसा होता है, तो उसका एब्सिसा 0 होता है, बाकी यहाँ कोई एक नंबर होगा 0,a या फिर कह सकते हैं 0,b। इसको ऐसे हम लेट करेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉइंट अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाए कि कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो कैसा होगा a,0 होगा, और कोई पॉइंट अगर हमसे बोला जाए कि y एक्सिस पे है तो कैसा होगा 0,b। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि हमें दिया जाता है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के हमें ABCD हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है, इसके 3 वर्टिसेस हमें दे दिए जाते हैं और चौथा वर्टिसेस हमें फाइंड करना होता है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं इसके मिड पॉइंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हमें करना क्या कि जो भी दो गिवन पॉइंट्स हैं, हो सकता है कि हमें BD दिया हो या फिर हो सकता है हमें AC दिया हो, तो इन दोनों पॉइंट को यूज करके हम लोग पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और देन जो भी वर्टिसेस हमें नहीं दिया है उसका मिड पॉइंट ला के इससे कंपेयर कर देंगे। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हम अपने जो भी वर्टिसेस हमें नहीं दिया है उसका कोऑर्डिनेट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देन जो हम लोग का अगला चैप्टर है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या है कि इसमें हमें क्वेश्चन ऐसे दिया गया होगा कि हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी होगी, तो उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का हमें कुछ कंडीशन दिया जाएगा और हमसे पूछा जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जानना है इसमें जो पहला पॉइंट है कि अगर ये जो लाइन है, अगर कोई लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। ठीक है, और अगर इसी का हम tan थीटा ले लें तो क्या आता है, स्लोप। जो हमें एंगल दिया गया उसका हम अगर tan फाइंड कर दें तो आता है स्लोप, उसको हम डिनोट करते हैं m से। m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, जिसको बोला जाता है स्लोप ऑफ द लाइन, यानी इसको हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। बस हमें करना क्या है कि जो भी हमें इंक्लिनेशन दिया जाए उसका हम tan थीटा ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ द लाइन। और स्लोप को हम कभी कभी कहते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, तो ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में याद रखना है कि जब कभी हमें एंगल दिया जाएगा उसका मतलब है इंक्लिनेशन, और उसी का अगर हम tan लगा देंगे उस पर हम उसका tan फाइंड कर लेंगे तो आ जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्लोप, या कभी कभी स्लोप का नाम बोला जाता है ग्रेडियंट। अब हमें इसमें डिफरेंट कंडीशंस दिए जाएंगे जिनके लिए हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। जो पहला कंडीशन है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। पहला कंडीशन क्या है कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जब पैरेलल टू x एक्सिस हो।
जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए कोई भी लाइन अगर है, ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा तो या तो एक्स एक्सिस के अबव बनेगा या फिर एक्स एक्सिस के बिलो में बनेगा। ठीक है, तो हमें कभी भी अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो कैसा होगा, ये होगा y इज इक्वल टू ए। अब जो आपका a है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा जाए तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू ए, अगर ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा तो निगेटिव। ठीक है, सेकंड जो हमसे पूछा सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर पैरेलल टू y एक्सिस बोला जाए तो या तो इस एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में बनेगा या फिर एक्स एक्सिस के राइट साइड में बनेगा। तो इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए। अब ये अगर राइट में बनेगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट में बनेगा तो निगेटिव। अगर आप इनका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उसको देख लें। तो हमें बस इतना याद रखना है कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखना है तो y इज इक्वल टू ए एंड पैरेलल टू y एक्सिस लिखना है तो x इक्वल टू ए। अब ये डिपेंड करेगा कि राइट में है तो पॉजिटिव और लेफ्ट में है तो निगेटिव। देन हमसे पूछा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि हमें ऐसे लाइन की इक्वेशन पता करना है जिसमें हमें क्या है, लाइन का स्लोप पता हो जो कि m दिया गया है और बोला जाए कि y इंटरसेप्ट पता है हमें। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई लाइन y एक्सिस को कट करता है उसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट और डिनोट करते हैं किससे, c से। तो अगर हमें लाइन का स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता है तो हमें अगर लाइन का इक्वेशन नोट करना है तो उसका फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये पहला फार्मूला आपका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का। जब हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट गिवन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देन अगला आता है वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म में क्या होता है कि हमें लाइन का स्लोप गिवन होगा m और एक पॉइंट दिया हो गया होगा, मान लेते हैं कि p जहाँ से लाइन पास कर रहा है x1, y1। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 m x माइनस x1। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं वन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, देन जो दूसरा फार्मूला है टू पॉइंट फॉर्म, क्या दिया गया है, टू पॉइंट फॉर्म। अब टू पॉइंट फॉर्म हमें कब अप्लाई करना है, जब हमें मान लेते हैं कि एक पॉइंट दिया है a जहाँ से लाइन पास कर रहा है x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट गिवन है पॉइंट b x2 y2 जहाँ से लाइन पास कर रहा है और हमें लिखना है ab का इक्वेशन। तो हम यहाँ पे टू पॉइंट फॉर्म अप्लाई करेंगे जो कि होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसको हम बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। और जो आपका ये सेगमेंट आ रखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसको बोला जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। यानी जब कभी हमें दो पॉइंट दिया हो और हमें लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे क्या आएगा, तो स्लोप ऑफ द लाइन आ जाएगा, या फिर इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट भी। ठीक है, स्लोप या फिर ग्रेडियंट। तो जब हमें दो पॉइंट दिया गया हो और हमसे स्लोप पूछे तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करके डायरेक्ट स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज 12 में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हुए हैं और हमें फिर इसमें और जो टॉपिक छूट जा रहा है वो है परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। यानी हमें बताना है कि कब दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी और कब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो देखिए हमें पैरेलल के लिए क्या याद रखना है कि अगर कोई दो लाइन गिवन है जिनका स्लोप इक्वल है, अगर m1 इक्वल टू m2 आ जाए और हमें दो लाइन गिवन है और दोनों का स्लोप इक्वल आ जाए तो लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। और अगर दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे -1 आ जाए तो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, अगर स्लोप बराबर तो लाइन पैरेलल, और अगर मल्टीप्लाई करने पे स्लोप -1 आ जाए तो लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो यह है कंडीशन आपके परपेंडिकुलरिटी का और ये कंडीशन है आपके लाइन को पैरेलल प्रूफ करने का। लाइन पैरेलल कब होती है, जब स्लोप बराबर होता है, और लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे -1 आता है। ठीक है, अब हमें जो ये लाइन हमने इक्वेशन लिखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जब कभी भी हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना हो, अगर उसका इक्वेशन गिवन है तो उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो m आएगा वो क्या होगा, तो स्लोप ऑफ द लाइन, और जो पॉइंट c आएगा वो y इंटरसेप्ट होगा। कंडीशन क्या है कि कभी भी y के पहले y को हमें हरदम क्या रखना है, तो पॉजिटिव, और y के पहले कोई नंबर नोट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन हमें और क्या टर्म याद रखना है कि हमें कभी भी कोई भी लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो हम हरदम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब कि हरदम पहले x वाला टर्म होगा,
देन y देन कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। और याद क्या रखना है कि x वाला जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि a हरदम क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर होगा। ठीक है, कभी भी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बोला जाए नोट करने के लिए तो आप इसको इसी फॉर्म में नोट करेंगे। ठीक है, देन जो अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 सर्कल। हम लोग सर्किल के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले को इसमें रिवाइज करेंगे। पहला जो फार्मूला हमें पढ़ाया जाता है कि अगर कोई हमें सर्किल दिया गया हो और उसके सेंटर पे किसी आर्क से कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, ये AC आर्क अगर सेंटर पे एंगल O क्रिएट कर रहा है तो सेम आर्क से सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा इस वाले का हाफ होगा, यानी कि एंगल एट सेंटर इज डबल द एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। क्या लिखेंगे, एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर इज डबल the angle at the remaining part of the circle, at the remaining part of the circle। ठीक है, पहले हमें याद रखना है कि जो एंगल सेंटर पे होगा वो बाकी कहीं भी बने हुए बाकी कहीं भी सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे बने हुए किसी भी एंगल के डबल होगा। ठीक है, सेम आर्क से, याद रखना है सेम आर्क से। ठीक है, जो सेकेंड थ्योरम इसमें है कि अगर सेम आर्क से कोई दो एंगल क्रिएट होते हैं, AC आर्क हमें गिवन है और यहाँ से एक एंगल बना AB और दूसरा एंगल बना ये D, एंगल ABC एंड एंगल ADC, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्या बोलते हैं, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जब कभी सेम आर्क से दो एंगल बनेंगे, दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इनको बोला जाता है एंगल इन द सेम सेगमेंट। देन जो अगला है सेमी सर्किल वाला, यानी कि अगर हमें एक सर्किल गिवन है और बताया जाए कि ये पर्टिकुलर AD क्या है, इसका डायमीटर है, AB क्या है, इसका डायमीटर है, तो जो एंगल आपका सर्कमफ्रेंस पे बनेगा वो क्या कितने का होगा, 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं, एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ठीक है, जब कभी हमें क्या एक सेमी सर्किल गिवन हो और उसके अंदर हमें कोई एक एंगल किसी पॉइंट पे बन रहा है तो हरदम कितने का होगा, 90 डिग्री का। इसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्किल। ठीक है, देन नेक्स्ट इसमें जो थ्योरम है कि अगर हमें कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसके चारों पॉइंट कहाँ हैं, सर्कल पे हैं, और हमें कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसके चारों पॉइंट सर्किल पे हैं, जो A, B, C एंड D हैं, तो अगर चारों पॉइंट सर्किल पे हैं तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि इसके जो अपोजिट एंगल है इनका सम हरदम आता है 180 डिग्री, यानी जो सामने सामने एंगल बने हुए हैं इनका सम करने पे आएगा हरदम 180 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C भी करने पे कितना आएगा, सम करने पे, इसको भी सम करने पे 180 और इनका भी सम करने पे 180, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम हरदम कितना होता है, 180 डिग्री। देन एक और प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि जो इसका एक्सटीरियर एंगल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो अपोजिट इंटीरियर के, अगर हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है A, B, C एंड D, तो जो इसका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर के हरदम इक्वल होता है, यानी एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देन इसमें जो हमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है कि अगर हमें एक सर्किल दिया जाए और सर्किल के किसी एक पॉइंट पे एक हम लाइन बनाएं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करे जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। और टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हरदम कितने का होगा, 90 डिग्री। तो सब हमें याद, बस हमें रिवाइज करना है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना का होगा, 90 डिग्री का। इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पढ़ाया जाता है कि जब कभी भी किसी हम एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रा करेंगे, दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अभी हमें याद रखना है जब कभी भी हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे दो टेंजेंट बनाएंगे, दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। क्या याद रखना है कि सेम पॉइंट से अगर हम सर्किल पे टेंजेंट बना रहे हैं, दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। और जो लाइन इनको सेंटर से ज्वाइन करती है, जो लाइन इनको सेंटर से ज्वाइन करती है इस पॉइंट को, ये इस टेंजेंट और सेंटर पे बने हुए एंगल को क्या करता है, हरदम बाइसेक्ट करेगा। इसको हरदम हाफ ऑफ में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, और
इनके सामने सामने सम करने पाता हरदम कितने का है, तो 180 डिग्री। तो ये कुछ सर्किल के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, बाकी सर्किल का थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें अगला हमें बताया जाता है कि अगर सर्किल हमें गिवन है और इसके 2 कॉर्ड आपस में कहीं किसी पॉइंट पे इंटरनली कट कर रहे हैं, कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी, मान लेते हैं कि पॉइंट पी है, तो जिन कॉर्ड्स का जो सेगमेंट बना है उनका मल्टीप्लाई हरदम आपस में इक्वल आएगा। यानी कहने का मतलब कि ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो सी पी इंटू पी डी के बराबर होगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन हरदम क्या होगा, इक्वल होगा। अगर सर्किल में जो कॉर्ड्स हैं इनके 2 सेगमेंट हैं, इन दोनों सेगमेंट्स का मल्टीप्लाई हरदम सेम आएगा, ए पी इंटू में पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू में पी डी। ठीक है, देन अगर ये कहीं किसी पॉइंट पे एक्सटर्नली कट करते हैं, ये कॉर्ड किसी पॉइंट पे एक दूसरे को एक्सटर्नली कट करते हैं, ए बी कॉर्ड एंड सी डी कॉर्ड, तो इनका मल्टीप्लाई ए पी इंटू में बी पी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी पी इंटू में पी डी। ठीक है, यानी अगर इंटरनली कट करेंगे तभी भी इनके सेगमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन सेम होने वाला है, और अगर एक्सटर्नली कट करें तभी भी इनके सेगमेंट्स का मल्टीप्लाई सेम होगा। देन इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक कॉर्ड है, दूसरा क्या है एक सेकेंड है, दूसरा क्या है टेंजेंट है, हमें एक सेकेंड दिया जाए और दूसरा बताया जाए कि टेंजेंट है सर्किल पे पी टी हमारा टेंजेंट है एंड पी ए बी सेकेंड है, तो होता क्या है कि टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए पी इंटू में पी बी। जो टेंजेंट दिया है, टेंजेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पी इंटू पी बी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कुछ सर्किल के इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे। एक और आखिरी थ्योरम आपका है कि अगर एक हमें सर्किल दिया है, एक कॉर्ड दिया है, क्या है, ये एक सर्कल है आपका, सर्किल है और ये आपका कॉर्ड है, और यहाँ पॉइंट डी पे एक टेंजेंट हम ड्रा करते हैं, ए बी एक कॉर्ड है और ये क्या है, पी टी एक टेंजेंट है। जो लाइन एल है क्या हो, टेंजेंट है, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बना हुआ जो एंगल है, ये कॉर्ड द्वारा सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर हमें एक टेंजेंट है, एक टेंजेंट गिवन है और एक कॉर्ड गिवन है, तो कॉर्ड एंड टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो कॉर्ड द्वारा सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल के बराबर होता है। इसको बोला जाता है एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये आपका सर्किल का सारा थ्योरम मैंने रिवाइज करा दिया है। बाकी के जो भी चैप्टर्स बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे। थैंक यू।